आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या डायलॉग भूल गए? ओह सॉरी, क्या आपका बैंक अकाउंट खाली है? हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था और उसके बाद भी जो हॉस्पिटल का बिल था वो मुझे अपनी जेब से भरना पड़ गया। हाँ। ओह नो, ये तो बहुत ही बड़ा दुख है। तो क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले हमसे पूछा था कि क्या क्या देखना चाहिए? नहीं दिया था। आप बताओ। Hello everyone, I am Aditi Khandelwala, certified financial planner, and in this video we are going to talk about how you should select your health insurance policy. मतलब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को सेट करो, लाइक सेट योर प्रायोरिटी। अभी प्रायोरिटी का मतलब क्या, देखो वो पहले आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि मान लो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल टूर्स लेते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही अपने कवर को डिसाइड करना होगा। मे बी आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है, देन कोई डायबिटीज़ कवर, स्पेसिफिकली कैंसर कवर्स भी अवेलेबल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट स्टूडेंट के लिए कवर है, अगर एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेना है वो ले सकते हैं। आई मीन इट्स ऑल अप टू यू कि यू हैव टू डिसाइड कि मेरी सबसे पहले क्या प्रायोरिटी है, मैं किस फील्ड का काम करता हूँ, क्या मेरा डेली स्केड्यूल है, एंड व्हाट इज़ माय करंट कंडीशन। देन यू हैव टू डिसाइड कि किस टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मुझे जाना चाहिए। बट अगर आप फिट एंड फाइन एंड यंग है, देन आपके पास 2 ऑप्शन होता है, एक इंडिविजुअल प्लान और फैमिली फ्लोटर प्लान। आई मीन दीज आर द 2 मोस्ट कॉमन थिंग्स। अब अगर आपकी कोई फैमिली नहीं है, देन इंडिविजुअल प्लान कैन बी गुड फॉर यू, बट इफ यू हैव अ फैमिली लाइक योर वाइफ और अ हस्बैंड और यू हैव किड्स, देन फैमिली फ्लोटर प्लान ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज अगर आप पूरी फैमिली के लिए इंडिविजुअल प्लान खरीदने जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है एज कम्पेयर टू अ फैमिली फ्लोटर प्लान। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप फैमिली के लिए प्लान ले रहे हैं तो एक फैमिली फ्लोटर प्लान ही ले लीजिए, नॉट इंडिविजुअल प्लान। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि हाँ फैमिली प्लान चाहिए या फिर इंडिविजुअल प्लान चाहिए, बट अब डिसीजन आता है कंपनी को लेकर, कौन सी कंपनी में जाऊँ, प्राइवेट या गवर्नमेंट। एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आई मीन आप कोई भी चूज कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डिपेंड करता है कि पॉलिसी वर्डिंग्स क्या है। बट दीदी ये पॉलिसी वर्डिंग कहाँ दिखती है, मुझे तो सिर्फ ब्रोशर ही दिखता है। नाइस क्वेश्चन आदि। और अब मैं इसी के साथ तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ कि अगर तुम किसी कंपनी की वेबसाइट में जो अगर पॉलिसी वर्डिंग ढूंढने जाओगे, देन लिटरली वो थोड़ा मुश्किल होगा ढूंढना। बिकॉज मैं एक बार एक कंपनी की वेबसाइट पे गई थी पॉलिसी वर्डिंग ढूंढने के लिए, एंड आई एम नॉट किडिंग यू, मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मुझे टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ा, उनसे पूछना पड़ा कि मुझे किधर मिलेगा ये पॉलिसी वर्डिंग का डॉक्यूमेंट। देन कहीं नीचे जाके क्लिक करके अंदर जाके, आई डोंट नो वेयर इट वॉज, बट देन आई वॉज एबल टू फाउंड इट। ऑन द अदर एंड पॉलिसी बाजार जैसी कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, उधर आपको फीचर्स के सेक्शंस के अंडर पॉलिसी वर्डिंग का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू जस्ट गो थ्रू इट एंड सी कि व्हाट इज कवर्ड एंड व्हाट इज नॉट कवर्ड. Now let's see what all things you should look into while selecting health insurance plans. So the first one is your base cover or sum assured. So what exactly it means कि let's say अगर मैंने 5 लाख का बेस कवर ले लिया और 5 लाख का सम अश्योर्ड ले लिया, it means that कि 5 लाख तक का जितना भी बिल आएगा मेरा हॉस्पिटल का, वो बिल कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। बट मान लीजिए अगर 6 लाख का बिल आ गया एंड उसमें से 5 लाख ऑब्वियसली कंपनी देगी, बट जो 1 लाख का अमाउंट है वो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका पूरा सम अश्योर्ड था, यानी कि जो पूरा बेस कवर था वो सिर्फ 5 लाख तक का ही था। सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डिसाइड योर बेस कवर फर्स्ट। यूजुअली 5 लाख फॉर अ यंग एंड अ फिट पर्सन इज इनफ, बट अगर आपकी बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल है एंड इफ यू रियली वांट कि आप एक लग्जरियस हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहेंगे, देन आप अपना कवर बढ़ा सकते हैं, बट 5 लाख वुड बी लाइक अ गुड एंड डिसेंट इनफ। एंड द सेकंड थिंग दैट यू शुड लुक इनटू इज टॉप अप एंड सुपर टॉप अप। अब ये क्या है? ये बेसिकली राम और रावण टाइप के हैं, बट उससे पहले हमें डिडक्टेबल समझना होगा कि डिडक्टेबल क्या है। सो लेट्स से मैं इतनी ज़्यादा गरीब भी नहीं हूँ ना इतनी ज़्यादा अमीर हूँ। आई मीन मुझे ऐसा लगता है यार कि 2 लाख तक का हॉस्पिटल का बिल अगर आएगा ना तो वो मैं अपनी जेब से दे सकती हूँ, बट अगर 5 लाख का आ गया तो मैं नहीं दे पाऊंगी। 2 लाख तक का आई कैन ईजिली अफोर्ड। सो मैं क्या बोलूँगी इंश्योरेंस कंपनी को, लिसन ऐसा करते हैं कि 2 लाख तक का जो बिल आएगा वो मैं भर लूँगी, एंड उसके बियॉन्ड जो भी बिल आएगा या 5 लाख का आ गया तो 5 लाख माइनस 2 लाख यानी कि 3 लाख जो बचेगा वो आप भर देना। सो दिस इज कॉल्ड डिडक्टेबल क्लॉज। आप डिडक्टेबल में समझते हैं और ये सुपर टॉप अप एंड टॉप अप प्लान को कि एग्जैक्टली क्या गेम है। मैं बताता हूँ, टॉप अप रावण जैसा है तो सुपर टॉप अप राम जैसे हैं। अब वो कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रावण की जो टॉप अप प्लान जैसा है। अब बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि आपका 5 लाख का सम अश्योर्ड है, लेकिन उसमें 3 लाख का डिडक्टेबल है, तो अब क्या होगा? मैं बताता हूँ क्या होगा।
मान लीजिए इस साल मेरा बिल आया 1.5 लाख का, और आपको क्या लगता है कि 1.5 लाख का बिल ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी? नहीं, क्योंकि डिडक्टेबल 3 लाख का है ना, तो 3 लाख का तक को खर्चा मुझे ही बियर करना पड़ेगा। तो सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एप्लीकेबल था, तो 1.5 लाख मेरी जेब से गया। और उसी साल एक दूसरा क्लेम आता है 2.5 लाख का। तब आपको क्या लगता है कि क्या अब भी मुझे मेरी जेब से भरना पड़ेगा या इंश्योरेंस कंपनी देगी? क्योंकि 3 लाख में से मतलब 1.5 लाख तो मैं भेज चुका हूँ ना डिडक्टेबल का, तो 1.5 लाख को एडजस्ट करके 1 लाख पे नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो 2.5 लाख भी मुझे ही दोबारा से पे करना होगा, क्योंकि टॉप अप प्लान सिर्फ सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन को कंसिडर करते हैं एट दैट टाइम, मतलब वो पर क्लेम बेसिस पे चलता है। तो दोनों टाइम में मुझे 1.5 लाख और 2.5 लाख मेरी जेब से भरने पड़ेंगे। यानी कि टोटल में मैंने कितना पे कर दिया? 4 लाख रुपीज। बट अब हम राम जी की बात करते हैं, जो कि सुपर 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 टॉप अप है। अब वो कैसे? ये ना सारे क्लेम्स को कंसिडर कर लेता है एक साल में। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी हमने सेम केस लिया 1.5 लाख एंड 2.5 लाख का, तो और डिडक्टेबल मान लीजिए 3 लाख का ही है और सम एश्योर्ड 5 लाख तक है। ठीक है, अभी 1.5 लाख का वो पहला क्लेम आया, तो 1.5 लाख मुझे मेरी जेब से भरने पड़ेंगे, क्योंकि डिडक्टेबल कितना है? 1.5 लाख का। बट उसी साल एक दूसरा क्लेम आता है जो कि वही 2.5 लाख का है। अब आपको क्या लगता है कि 2.5 लाख मुझे पूरे अपनी जेब से भरने होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो 3 लाख तक का डिडक्टेबल था उसमें से 1.5 लाख गया, और 3 लाख में से 1.5 लाख अभी भी फिल करने बाकी है ना, तो 2.5 लाख में से 1.5 लाख फिल हो जाएगा। तो मैं मेरी जेब से 1.5 लाख की भरूंगी, और बाकी का जो 1 लाख है वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। तो सुपर टॉप अप प्लान में मैंने सिर्फ मैक्स 3 लाख रुपए ही भरे हैं, और इंश्योरेंस कंपनी में कितने भर दिए? 1 लाख रुपीज। और टॉपअप में क्या था? 4 लाख मुझे ही मेरी जेब से भरने पड़े थे। तो ये जो टॉपअप प्लान है वो पर क्लेम बेसिस पे चलता है, और जो सुपर टॉपअप है वो सारे ही क्लेम्स को कंसिडर करता है एक साल में, मतलब जितने भी क्लेम्स आए हैं। तो समझ गए ना आप लोग? सो यस, दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज बेटर कि आप बेस कवर के साथ सुपर टॉपअप प्लान का कॉम्बिनेशन रखिए। यूजुअली टॉपअप प्लान को अवॉइड रखिए। एंड अगर आप ये सुपर टॉपअप प्लान यानी कि जो डिडक्टेबल क्लॉजेस को लेकर भी आते हैं, तो आपका प्रीमियम अमाउंट भी काफी कम हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज रिस्टोरेशन बेनिफिट। आई मीन, अगर आप कोई भी पॉलिसी देखोगे तो उसमें से एक लाइन लिखी होती है, योर सम अश्योर्ड विल बी रिस्टोर्ड ऑन अनरिलेटेड इलनेस। अब इसका क्या मतलब है? आई मीन, मेरे फैमिली के पास एक फीचर था, इसको तो मैं बताता हूँ कैसे। मेरे खानदान ने फैमिली फ्लोटर प्लान लिया था, सम अश्योर्ड था 5 लाख का, और उस पर रिस्टोरेशन बेनिफिट था। अब बताता हूँ इसका क्या फायदा हुआ। पापा को हो गया डायबिटीज, हॉस्पिटल में हो गए एडमिट, 5 लाख का आ गया बिल, सारा का सारा सम अश्योर्ड हम सबका खत्म। और उसी साल फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, फिर दोबारा एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, एंड बिल आया 3 लाख रुपए का। तो आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसा? यस, रिस्टोरेशन बेनिफिट में इट इज एप्लीकेबल, क्योंकि जिस रीजन की वजह से वो दूसरी बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे वो डायबिटीज नहीं थी, वो अनरिलेटेड इलनेस थी। सो दैट्स व्हाई इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹3 लाख। सो ओवर हियर द एक्सपेंसेस वर कवर्ड बिकॉज द डिजीज वाज अनरिलेटेड। आई मीन, अगर डैड डायबिटीज की वजह से दोबारा एडमिट होते देन पॉलिसी रिस्टोर नहीं होती है एंड इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा नहीं देती। बट उसी साल मम्मी भी डायबिटीज के लिए एडमिट हो गई थी और हॉस्पिटल का बिल 2 लाख आया था। तो क्या हुआ था? हाँ, तो मम्मी के केस में चलेगा ना, क्योंकि मम्मी पहले डायबिटीज की वजह से थोड़ी ना एडमिट हुई थी। सो यूजुअली ये जो फीचर है वो ये बोलता है कि योर सम अश्योर्ड विल बी रिस्टोर्ड इफ द सेम पर्सन इज एडमिटेड फॉर द unrelated illness and it will be restored for another person with any illness. मोस्टली रिस्टोरेशन बेनिफिट में यही एप्लीकेबल होता है, बट फिर भी आप अपनी पॉलिसी को जाके अच्छे से स्टडी कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर क्लॉज, दैट इज को-पेमेंट क्लॉज। आई पर्सनली डोंट प्रेफर इट बिकॉज इसमें ये बोला जाता है कि अगर आप किसी भी बीमारी के लिए एडमिट होते हैं तो जो भी खर्चा होगा उसका इतना परसेंटेज अमाउंट आपको बियर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज का बिल आया एंड उसका जो 20% है आई हैव टू पे एज पर द को-पेमेंट क्लॉज, देन 20,000 आई नीड टू पे फ्रॉम माई पॉकेट। अभी 20,000 तो छोटा अमाउंट लग रहा है, बट इमेजिन अगर बिल आ जाता है 5 लाख का, देन उसका 20% विल बी 1 लाख, देन मे बी आई वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अ सुपर टॉप अप प्लान का जो डिडक्टेबल क्लॉज था,
जिसमें एटलीस्ट आपको फिक्स अमाउंट का आइडिया था कि हाँ यार मैं 1 लाख तक का ही बियर कर सकता हूँ, तो मैं उतने का ही डिडक्टेबल होगा। ये परसेंटेज के चक्कर में मैं फंसना प्रेफर नहीं करूँगा। सो दैट्स वाई को पेमेंट क्लॉज मुझे इतना पसंद नहीं है। एंड को पेमेंट का एक और डिसएडवांटेज है कि लेट्स से अगर 1 साल मेरे पास 3 क्लेम्स आ गए, देन हर 3 क्लेम्स में मुझे उतना परसेंटेज अमाउंट पे करना होगा। बट मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज सब लिमिट ऑन डीजल, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। आई मीन प्लीज़ देख लेना वरना आपको चूना भी लग सकता है। सो एग्जैक्टली ये क्या है, लेट्स से मेरी एक पॉलिसी है जिसका जो सम एश्योर्ड है वो है 5 लाख का, बट कैटरेक्ट रिमूवल सर्जरी में अंदर लिखा हुआ था कि ये हम 50,000 तक का ही कवर करेंगे, उसके बियॉन्ड इसके एक्सपेंसेस हम नहीं बियर करेंगे। तो क्या करा उन्होंने, पर्टिकुलरली एक डिजीज़ के लिए सब लिमिट डाल दी कि इसके लिए हम 50,000 तक का ही कवरेज आपको देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो अगर 1 लाख रुपीज़ का बिल आ भी गया, देन आपको क्या लगता है इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। 50,000 मेरी जेब से जाएगा एंड 50,000 ही कंपनी पे करेगी, क्योंकि उन्होंने सब लिमिट डाल रखी है ना, दैट्स व्हाई। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे सब लिमिट्स होते हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। प्रेफर करना कि आप उन पॉलिसी को चूज़ करो जहाँ पे सब लिमिट कमी हो। अब सब लिमिट किस किस प्रकार के होते हैं? इट कैन बी ऑन रूम रेंट, डॉक्टर्स कंसल्टेशन फीस, एम्बुलेंस चार्जेस और प्री प्लान मेडिकल सर्जरीज लाइक कैटरेक्ट रिमूवल, नी लिगामेंट, ऐसे ही बहुत सारे भी होते हैं। प्लीज़ गो एंड चेक योर पॉलिसी। सब लिमिट तो सच्ची में आफत है। अभी जो रूम रेंट की अगर कैपिंग लग जाती है, मान लो प्लान में लिख दिया 5,000 तक मैक्सिमम हम कवर करेंगे रूम के रेंट को, तो अगर 10,000 के रूम का रेंट का बिल आ गया तो 5,000 मुझे मेरी पॉकेट से भरना होगा और 5,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और तो और कई रूम रेंट तो मेरे खर्चों को भी लिंक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूँ तो अभी हमने देखा कि जो 50% अमाउंट है वो ही इंश्योरेंस हमने कवर करा था, और अगर इन्हीं खर्चों को मेरे और खर्चों के साथ लिंक कर देगी तो पता है क्या हो जाएगा? अगर 1 लाख रुपीज़ का बिल आ गया तो 50,000 मुझे मेरी पॉकेट से भरने हो जाएंगे और 50,000 ही कंपनी देगी। तो ये जो रूम रेंट वाले जो खर्चे हैं लोग तो और भी खर्चों के साथ लिंक कर देते हैं। तो कोशिश करना वो पॉलिसी लेना जहाँ पे कोई भी रूम रेंट कैपिंग इतनी नहीं हो, और अगर हो भी तो लिंक नहीं हो कोई और बीमारी से या मतलब और खर्चों से। इट्स सो हेडेक। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब ये क्या है? प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अलग है। बेसिकली आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन प्री यानी कि उससे पहले भी आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं ना, लाइक योर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या फिर एक्सरे, देन वो खर्चे भी ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं डिपेंडिंग उस विंडो में आ रहा है क्या। I'll tell you about window also. On the other hand, post hospitalization expenses are the one that is incurred after you are discharged from the hospital. Let's say your medicines के बिल वो post hospitalization के expenses में भी consider होते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा important क्या है देखना कि कितने डेज तक के लिए कवर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, देन प्री का मतलब ये थोड़ी ना 1-2 साल तक के जो भी खर्चे हैं वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली इट कैन बी फ्रॉम 60 to 180 डेज और 90 to 180 डेज। तो आप देख लेना कि कितना बड़ा विंडो है, जितना ज़्यादा विंडो रहेगा डेज का उतना ज़्यादा ही बेटर है। दीदी ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस तो ठीक है, मतलब कवर तो आपको तभी मिलेगा ना जब आप हॉस्पिटलाइज होगे, और प्लान ये बोलते हैं कि एटलीस्ट 24 आवर्स मतलब 1 दिन के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट होने चाहिए हो। और अगर नहीं हुए तो दिक्कत है। मान लो मेरी मम्मी को तो अभी आई सर्जरी करानी है और उसके तो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं करते, और जो बिल आता है वो तो बहुत ही महंगा होता है। उसका क्या सोल्यूशन है फिर? चिल ब्रो, अपनी पॉलिसी में डे केयर कवरेज भी है ना, बताती हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या है। बेसिकली बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं लाइक आई सर्जरी एंड ये जो लंबी लिस्ट है जिनकी मुझे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इन सब इलाज में क्या होता है, आपको नॉट नेसेसरी 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, बट इनका खर्चा काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। सो दैट्स वाई कई इंश्योरेंस पॉलिसीज डे केयर कवरेज भी आपको देती हैं। इट मीन्स दैट कि अगर आप 24 आवर्स तक के लिए हॉस्पिटलाइज नहीं हैं और वो जो ट्रीटमेंट है वो 25 आवर्स से कम है, कोई डे केयर सेंटर में या लोकल हॉस्पिटल में है, देन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उस एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट को कवर करेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कैशलेस हॉस्पिटल्स की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी होनी चाहिए आपके इंश्योरेंस प्लान में। आई मीन इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट। अगर नहीं हुआ देन आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। बट क्यों?
उसको समझने के लिए पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, दिस नेटवर्क हॉस्पिटल वाला थिंग। देयर आर लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो टाई कर लेती कई सारे हॉस्पिटल से। बेसिकली वो कहती है कि अगर आपका जो भी बिल आता है एंड आपने हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया है, देन आपको जाके बिल भरने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल को एंड देन फिर हम आपको क्लेम का रिफंड दें। नो नो नो, वी विल डायरेक्टली पे टू दी हॉस्पिटल। आई मीन अगर 5 लाख का बिल आता है और अगर इंश्योरेंस कंपनी की वो नेटवर्क हॉस्पिटल में हुआ, देन 5 लाख दे विल डायरेक्टली पे टू दी हॉस्पिटल एंड आपकी जेब से कुछ भी नहीं जाएगा। बट आप जिस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं एंड इंश्योरेंस कंपनी के वो नेटवर्क में हॉस्पिटल नहीं है, देन आपको पहले कैश से अपना बिल भरना होगा एंड उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनीज को बिल सबमिट करके अपना जो क्लेम है वो रिफंड करा सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने इंश्योरेंस प्लान के जो कैशलेस हॉस्पिटल्स की जो लिस्ट है उनको देख लीजिए। आई मीन जितनी ज़्यादा है उतनी बढ़िया है। आपके एरिया के कौन कौन से हॉस्पिटल्स को कवर करती है वो भी प्लीज़ देख लीजिए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो उनका नेटवर्क है वो काफ़ी वाइड हो। Coming to the one of the most important like really important, that is exclusion। ये पढ़ लेना, क्योंकि अगर ये नहीं जाना देन तो फिर आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो सही में बेकार ही रहेगा। अब मैं समझाती हूँ क्यों। एक्सक्लूजन मतलब क्या, बेसिकली वो वाली डिजीज या वो वाला ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा। सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स लाइक कैंसर ट्रीटमेंट, डायबिटीज, मैटरनिटी कवर और एनी इलनेस दैट हैपेंड आउटसाइड ऑफ योर डोमेस्टिक कंट्री, दैट आउटसाइड ऑफ इंडिया। लाइक काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पॉलिसी या प्लान कवर नहीं करते। सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप मैटरनिटी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए उस टाइम पे एंड देन वो आपके प्लान में तो इंक्लूडेड ही नहीं है, देन आपको जो भी बिल का अमाउंट होगा वो अपनी ही जेब से भरना होगा। 11th वन इज डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। ये एक राइडर होता है और ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा कि अगर आपकी पॉलिसी में इंक्लूडेड है तो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कुछ तरह की बीमारियाँ होती हैं जो नॉट नेसेसरी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, आप घर में भी बैठ के आपका उधर इलाज होता है। तो अगर आपका घर में ट्रीटमेंट चल रहा है देन ऑल्सो यू कैन क्लेम दैट एक्सपेंसेस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। बट देर आर फ्यू कंडीशंस दैट यू हैव टू लुक इनटू, लाइक कुछ डेज की रिस्ट्रिक्शंस होती है कि इतने डेज तक के लिए आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए घर में एंड देयर आर फ्यू मोर थिंग्स ऑल्सो। सो प्लीज गो एंड लुक इनटू इट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वेटिंग पीरियड, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सब्र करना पड़ेगा कोई भी ट्रीटमेंट कवर कराने के लिए। ऑलमोस्ट हर पॉलिसी में आपको वेटिंग पीरियड मिल जाएगा। प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेना कि कितने साल का वेटिंग पीरियड है। समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है। कई प्लान में ऐसा लिखा होता है मैटरनिटी कवर हैज़ अ वेटिंग पीरियड ऑफ 2 years। इसका मतलब ये है कि मुझे 2 साल तक वेट करना पड़ेगा मैटरनिटी एक्सपेंसेस को कवर कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आज पॉलिसी ली और आप अगले साल ही मैटरनिटी के लिए एडमिट हो गए, देन कंपनी आपको कोई भी पैसा नहीं देगी। बट अगर आप 2 साल बाद होते हैं यानी कि तीसरे साल चौथे साल, then only company will pay the amount for you। So you have to wait, like you have to have a sabr। Other than this maternity cover काफ़ी सारे diseases and treatments होते हैं जिनके लिए waiting period applicable होता है and mostly it's from 2 to 4 years तक का डिसेंट टाइम है। बट कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज 1 ईयर तक का भी ऑफर करने लगी है। बट मेक श्योर आप उन पॉलिसी को भी अच्छे से पढ़ लेना कि कुछ मिस आउट तो नहीं है ना। अदर देन दैट देयर आर कॉस्मेटिक और आयुष ट्रीटमेंट्स यानी कि जो भी आयुर्वेदिक रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस है वो भी इस प्लान में कवर हो जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट एक्साइटिंग वन, दैट इज नो क्लेम बोनस। क्योंकि कंपनी के बोनस का तो पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, बट इंश्योरेंस कंपनी आपके फिट रहने के लिए आपको बोनस देती है। मान लीजिए आपने अपनी हेल्थ को फिट रखा और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपसे खुश हो गई और उस साल आपने कोई भी क्लेम नहीं करा, मतलब आप बिल्कुल भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ध्यान रखा अच्छे से, कोई भी क्लेम नहीं करा, देन आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलती है हम बड़े खुश हैं, हम आपको बोनस देते हैं, दैट इज नो क्लेम बोनस। तो मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी में 50% तक का नो क्लेम बोनस है और सम अश्योर्ड 5 लाख का है, देन क्या होगा, आपका जो सम अश्योर्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा, 5 लाख से 7.5 लाख तक भी पहुंच जाएगा। एंड जो प्रीमियम का अमाउंट है अगर वो 10,000 रुपये है तो 10,000 ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो नो क्लेम बोनस का बहुत ही फायदा होता है, अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। एंड आपका जो सम अश्योर्ड है वो 50% से लेकर 100% तक भी इंक्रीज हो सकता है, यानी कि 5 लाख का सम अश्योर्ड 10 लाख भी बन जाएगा, वो भी सेम प्रीमियम अमाउंट में। नाउ वी आर डन विद द मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट यू शुड लुक इनटू व्हाइल बाइंग योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान।
बट उसके अलावा भी एक दो चीज़ें होती हैं, अगर एक्स्ट्रा ऐड होना तो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल फ्री हेल्थ चेकअप, डेंटल ट्रीटमेंट, ई कंसल्टेशन फीस विद डॉक्टर्स, डेली कैश अलाउंस एंड मेनी मोर। बट लास्टली मैं इन सब पॉइंट्स को कंक्लूड कर दी क्या क्या देखना चाहिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदने से पहले। तो द फर्स्ट वन दैट वी डिसाइडेड इज योर बेस कवर। आपको अपना पहले बेस कवर डिसाइड करना है, एंड उसके साथ यू कैन टेक अ डिडक्टेबल क्लॉज इट इज ऑफ सुपर टॉप अप प्लान, नॉट टॉप अप, super top up plan. Second one is look for the restoration benefit also. Third one is try to avoid this co-payment clause because ये इतना कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं है. Fourth one is look into the sublimit. I mean कोई भी डिजीज या कोई भी ट्रीटमेंट के लिए लिमिट है तो प्लीज आप उसको जाके देखो. I mean रूम रेंट की जो लिमिट होती है उसको भी जाके अच्छे से देखना. Fifth one is pre and post hospitalization expenses. I mean जितने ज़्यादा डेज का विंडो है उतना ज़्यादा ही बेटर है. एथ वन इज डे केयर कवरेज, क्योंकि नॉट नेसेसरी हमें सारे ट्रीटमेंट्स के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़े. सेवेंथ वन इज कैशलेस हॉस्पिटल्स के नेटवर्क, सो प्लीज गो एंड सी कि जितने ज़्यादा नेटवर्क हो हॉस्पिटल्स के उतना ही ज़्यादा बेटर है. एथ वन इज एक्सक्लूजन, प्लीज लुक इनटू दिस बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस प्लान कवर नहीं करते हैं, सो प्लीज गो एंड डिग लाइक डीप इनटू इट. नाइन्थ वन इज अगर मैं घर में ही एडमिटेड हो चुका हूँ तो उसके एक्सपेंसेस भी कवर होने चाहिए हॉस्पिटल की तरफ से, सो दैट्स ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. 10th वन इज वेटिंग पीरियड. यूजुअली 2 to 4 ईयर्स का ही वेटिंग पीरियड होता है. अगर बहुत ही ज़्यादा ईयर्स का आपको वेटिंग पीरियड मिल रहा है तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दोज पॉलिसीज. 11th वन इज कॉस्मेटिक और आई ट्रीटमेंट्स. बेसिकली बहुत सारे आपको प्लान्स में ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स का कवरेज भी मिल जाएगा. नेक्स्ट वन इज नो क्लेम बोनस. मेक श्योर यू लुक इनटू इट, क्योंकि आपका जो सम अश्योर्ड अमाउंट यानी जो बेस कवर है वो बढ़ सकता है इस चीज़ की वजह से. सो इट्स बेटर कि ये फीचर आपके प्लान में हो ही, एंड अगर 100% तक का होता देन इट्स रियली लाइक अ ब्लेसिंग. सो येस दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. आई मीन उन लोगों के साथ तो प्लीज़ इसको शेयर कर दो जो अभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदने का सोच रहे हैं और कहीं गलत प्लान ना खरीद बैठे. So please go and share with them, and make sure you don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon button so that you will not miss any personal finance related videos. Until next time.